26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल बोलने वाला है। मेरी बेटी को लोग कमज़ोर कहते हैं। मेरी बेटी इतनी बहादुर है कि जिस समय उस क्षेत्र में कोई साइकिल नहीं चलाता था, कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाता था, उस समय बिहड़ जंगल था। फतेहपुर प्रखंड का एक गांव है बापू ग्राम, वहां से करीब 13 किलोमीटर पैदल फतेहपुर हाई स्कूल आती थी पढ़ने के लिए और वहां से गया कॉलेज करती थी। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जितने राजनीति वाले हैं लोग उनमें परिवारवाद नहीं हो। हम तो लगता है कि बहुत ऐसे परिवार है राजनीति में जो परिवारवाद है। जैसे आप देख लीजिए, लालू जी का ही देख लीजिए। देखिए, परवरिश में मैंने आज तक कभी भेदभाव नहीं बरता। बेटा बेटी कोई भेदभाव नहीं, उस समय भी नहीं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दीपा मांझी, जो एनडीए की ओर से इमामगंज विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। उनके माता पिता हैं। हालांकि दीपा मांझी की मां ज्योति मांझी विधानसभा की सदस्य हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि दीपा मांझी के बारे में क्या कुछ कहना है। पहले माँ का फर्ज बनता है कि बेटी को कैसे कैसे देख रही हैं। एक समय में बेटी आपके संघर्ष के दौरान खड़ी रहती थी, आपके कामों में हाथ बटाती थी। उस दौरान जब इमामगंज में लोग नाम से भय खाता था। चलिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे देती हूँ और मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी एनडीए गठबंधन के तरफ से जो इसका चयन हुआ है उन शीर्ष नेताओं को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मेरी बेटी को चयन किया। और लोग अभी मीडिया में लोग बोलते हैं परिवारवाद, तो मुझे ये नहीं लगता है कि जितने राजनीति वाले हैं लोग उनमें परिवारवाद नहीं हो। हम तो लगता है कि बहुत ऐसे परिवार है राजनीति में जो परिवारवाद है। जैसे आप देख लीजिए, लालू जी का ही देख लीजिए। माँ बाप दोनों है राजनीति में, 2 बेटी है राजनीति में, 2 बेटा है राजनीति में, लेकिन उनको तो कोई नहीं कहता है कि राजनीति में है। तो देहात में लोग कहता है ना कि गरीब की अगर पीठ उघार है तो लोग कहता है कि ये उघार है, लेकिन जो मजबूत वर्ग का है वो अगर कुछ भी करे तो उसको कोई नहीं बोलने वाला है। मेरी बेटी को लोग कमज़ोर कहते हैं। मेरी बेटी इतनी बहादुर है कि जिस समय उस क्षेत्र में कोई साइकिल नहीं चलाता था, कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाता था, उस समय बिहड़ जंगल था। फतेहपुर प्रखंड का एक गांव है बापू ग्राम, वहां से करीब 13 किलोमीटर पैदल फतेहपुर हाई स्कूल आती थी पढ़ने के लिए और वहां से गया कॉलेज करती थी मोटरसाइकिल के। मेरा एक एनजीओ था, एनजीओ में हम लोग 500 स्वयं सहायता समूह बनाए थे और मेरी बेटी बहुत एक्टिव थी महिलाओं को जागरूक करने के लिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, अंधविश्वास के माध्यम से ये बताने का कोशिश करती थी कि हमारा अपना गरीब समाज क्यों गरीब है। ये इसके अंदर शुरू से ही दया की भावना है। मेरे गांव में अगर कोई गरीब या पागल ही आ जाता था, जैसे ही इसकी नज़र पड़ती थी तो सबसे पहले उसको मदद के लिए पहुंचाती थी। उसको लोग देखते हैं कि कोई पागल आ जाता है तो मारना पीटना शुरू करता है, ढेला ढुकी चलाना शुरू करता है। मेरे गांव में एक दासिया नाम की एक लड़की आई थी, जवान थी लड़की, लेकिन विक्षिप्त थी, पागल थी। उसको ये दिखी तो इतना जूं था उसके माथा में, इसको तनिक भी घिरना नहीं आई, इतना गंदा था कि ये ले जा कर के नहाई और बाल काटी और फिर उसको अपना वस्त्र पहनाई। यानी शुरू से ही फिर इतना फतेहपुर जब पढ़ने के लिए जाती थी तो रास्ते में कोई भूखा रहता था, इस रोटी लेकर जाती थी। कभी नमक मिर्चाई रोटी लेके जाती थी, तो कभी साग रोटी लेके जाती थी, कभी छूछे रोटियों लेके जाती थी। अगर कोई भूखा था तो उसको दे देती थी। एक बार की और घटना है कि हम लोग चले आए थे किसी कारण से गया, दोनों पति पत्नी। एक लड़की बस से लटक कर गिर गई और ये अपना, उस समय उम्र इसकी कितना रही होगी, 12 साल का रहा होगा, 10-12 साल क्या। उस समय ये
फतेहपुर बस स्टैंड था वहाँ, उसके मालिक से ये जा कर के बात की और उनसे गाड़ी ले जा कर के मगध मेडिकल में ले जा कर के उसका इलाज कराई, तब उसका जान बचा। तो लोग कहते हैं दीपा एक खानदानी पेशा है राजनीति में। नहीं, वैसे लोगों को ही राजनीति में लाया जाता है जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा हो। एनडीए गठबंधन इतनी मजबूत पार्टी है, इतनी अच्छी पार्टी है, सारे नेताओं को तो ये नहीं लगा ना। जिस प्रकार से इसका चुनाव हुआ है, इस बार बहुत नए ढंग से चुनाव हुआ। तीनों विधानसभा, तीनों प्रखंड से जो जनता है उन्होंने लिखित रूप में दिया कि हमको कौन कैंडिडेट चाहिए, तो सभी लोगों ने दीपा का नाम लिया। आज कैसा लग रहा है जब ये प्रत्याशी के तौर पे विधायक बन जाएंगी आपकी बेटी, तो कैसा लग रहा है आपको? हम इनके पापा, खास करके इनके पापा जो है ना, अपनी बेटी के बेटा के रूप में देखना चाहते थे। ये कहती थी, तुमको कहते थे कि बेटा तुमको बेटी नहीं बन के रहना है, बेटा बनना है। और बेटियों को एक शिक्षा देना है कि बेटी भी हर काम कर सकती है। तो उनके पापा हर समय, एक दिन भी नागा होता था तो पापा का पूरा जोर रहता था कि इसको आज खाना बंद करो, पढ़ने नहीं गई। तो ये चीज़ था इसके अंदर। हम और जो भी जिनके भी माता पिता हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जिनकी भी बेटी अगर नहीं पढ़ी है तो मैं मानती हूँ कि माँ पिता का, गार्जियन का ही दोष होता है जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। उस समय मेरी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खाने के लिए भी तरसते थे और दिन भर हम लोग, इसकी दादी थी, हम थे, तीनों जा कर के उस समय मोहम्मदन भाइयों का एक खेत था, वहाँ पर अरहर चटक जाता था, तो उसको दिन भर हम लोग चुनते थे, चुन करके उसका चावल बदल करके, तो उसी से चावल कभी कभार हो जाता था। बहुत मुश्किल से हम लोग का जीवन परवरिश हुआ है, अब मेरी बेटी का हुआ है। इसलिए मैं बेटी से, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और मैं अपनी बेटी को कहना भी चाहती हूँ कि बेटी, तुम्हारे माँ बाप है, कम से कम हम लोगों ने जिस उद्देश्य से तुमको पाला है, अब पढ़ाया है, और उस समय पढ़ाया जबकि मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं रहता था। आपसे कर्ज लेते थे तो उसको देते थे, उससे लेते थे तो उसको देते थे, ऐसे ऐसे करके अपने बच्चों को पढ़ाए। मेरे 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चे ये एमए किए, दीपा एमए किए हुए है, एक बेटी जेएनयू से पास आउट हुई है। अगर हम बात करें रोहिणी आचार्य हो चाहे मिशा भारती हो, वो कह रही हैं कि दीपा मांझी कोई जोर में है ही नहीं। देखिए, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र है, चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सब जगह जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वो तो रिजल्ट बताएगा कौन जीत रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र के मालिक ही बताते हैं, जनता मालिक होते हैं। वो लोकतंत्र में के मालिकों को अपना फरियाद दीपा रख चुकी है और मालिकों को तय करना है कि हमारा कैसा कैंडिडेट चाहिए, किसी के पॉकेट में रहकर चलने वाला चाहिए या स्वतंत्र रूप से काम करने वाला चाहिए, ये जनता तय करेगी। हमारे साथ दीपा मांझी के पिताजी हैं। आज आपकी बेटी को देख करके कैसा लग रहा है? सबसे पहले क्या बताइए। पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम बालेश्वर प्रसाद है और मैं दीपा का पिताजी हूं। और बेहद खुशी आज नहीं बल्कि बहुत वर्षों से मुझे खुशी है कि दीपा एक दिन ऊंचे मुकाम तक पहुंचेगी। मुझे पहले से ही गर्व था। पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसीलिए जब ये 8-9 साल की थी, 10 साल की थी, तो मैं जब दिल्ली जाता था या संस्थागत काम से ट्रेनिंग वगैरह में जाता था तो मैं इसको अवश्य ले जाता था साथ में। ठीक है। अच्छा, इनकी परवरिश आपने किस तरह से की? जी, देखिए, परवरिश में मैंने आज तक कभी भेदभाव नहीं बरता। बेटा बेटी कोई भेदभाव नहीं, उस समय भी नहीं। को लोग हाँ, बहुत अच्छे नज़रों से नहीं देखते थे। बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि 1980 में आर्य समाजी ढंग से हमारी शादी हुई एक आश्रम में। हम दोनों लव मैरिज कहिए, ठीक है। तो शादी के बाद हम बापूग्राम चले गए, गांव चले गए। और 1980 का ज़माना देखिए, उस समय महिलाएं क्या साइकिल के पीछे वाले सीट पर बैठ सकती थी? नहीं बैठ सकती थी, है ना, उसमें भी नहीं था। लेकिन मैं हजारीबाग जाता था, मेरे वहाँ गुरु रहते थे, तो देखता था कि वहाँ की लड़कियाँ जो हैं
आदिवासी महिलाएं या और दूसरी लड़कियां जो है डंडा पर ही बैठ करके जा रही हैं, और पीछे तो अरे बैठती हैं और खुद भी मोटरसाइकिल चलाती हैं। ठीक है, तो आप वहीं से सीख जी, जो वहाँ से प्रेरणा लिया हमने, और फिर ज्योति जी को कहा, उस समय हमने 150 रुपये का एक पुराना साइकिल खरीदा। ठीक है, और ज्योति जी को कहा कि आप मेरे साथ अब गांव चलिए। ठीक है, और पीछे बिठा करके मैं इनको गांव ले जाता था। सोच लीजिए कितना मतलब लोग खिल्ली उड़ाते थे, तरह तरह का मजाक करते थे, है ना, लेकिन सब मैंने उसको बर्दाश्त करते हुए और वहाँ से इसको मैंने शुरुआत किया। ठीक है, और इनको सामाजिक भूमिका में लाया। ठीक है, और 1986 में ये आंगनवाड़ी सेविका बन गई। ठीक है, तो इनका सहयोग थोड़ा मिलना कम हो गया, तो फिर और हमारे कार्यकर्ता थे वो सब, चूँकि 40 गांव में हमारा काम चलता था। फिर दीपा धीरे धीरे बड़ी हो गई, स्कूल भी जाने लगी, तो इसको भी हमने सामाजिक कार्य में जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और चूँकि इसके अंदर वो मैं गुण देख रहा था, तो ये हमारी जो पृष्ठभूमि है वो हमारे माता पिता की नहीं थी, ना इनके माता पिता की थी, ना हमारे माता पिता की, दोनों। कितना ताना सुनने के लिए मिलता था जब आप बेटियों को इस तरह से आगे बढ़ाते थे, जब बेटियों को लेकर के आप इतना पॉजिटिव सोच रखते थे, तो कितना आप लोग को उसके बाद इसको साइकिल चलाना सिखाया। फिर राजदूत हमारे पास था, इसको चलाना सिखाया। ठीक है, और गांव से निकल करके मोटरसाइकिल चला के, पहले साइकिल से, अब फिर बाद में मोटरसाइकिल चला करके वो हाई स्कूल जाती थी और अपनी पढ़ाई पूरी करके आती थी। तो ताना तो मत पूछिए क्या क्या ताने देते हैं, लेकिन बगैर ताना के परवाह किए बगैर, है ना, हम अपने कर्मा को जारी रखें। फिर आप कैसे दीपा मांझी का कैसे कनेक्शन, फिर जीतना मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन से कैसे आपका वो कैसे संबंध स्थापित हुआ? ठीक है, हम उस समय वो 2002 में वो मंत्री थे। ठीक है, बिहार सरकार में थे, नहीं 2002 में। ठीक है, इसकी शादी की बात मैं कर रहा हूँ। तो 2002 में वो मंत्री थे। ठीक है, तो उनका रुतबा सोच लीजिए, और तो 1980 से राजनीति में थे। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले की योजना कही है कि 1980 से ही उनके साथ हम लोगों का संबंध था। ठीक है, 1980 से ही, और आज तक, आज तो मेरे समधी हैं। ठीक है, तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि दीपा उस घर की बहू बनेगी, कभी नहीं। ठीक है, लेकिन ये कृष्णा सिंह थे फतेहपुर के ही, तो उनसे उन्होंने पूछा कि देखो पूरे झारखंड, या उसमें झारखंड शायद हो गया था अलग, है ना, 2000 में ही झारखंड, हाँ हो गया था। ठीक है, तो झारखंड बिहार दोनों जगह हमने लड़की तलाशा संतोष के लिए, लेकिन कोई भी हमको लड़की मेरे घर के लायक नहीं दिखी। सो ऐसा करो, हमको याद आ रहा है बालेश्वर जी की बेटी दीपा है, उनसे जाकर के पूछो क्या हमारे यहाँ रिश्ता लगाएंगे। तो कृष्णा सिंह गए हमारे यहाँ, है ना, तो वैसे करके तो बात हुए, लेकिन हम ये सुन के दौड़ नहीं गए, 1 महीना नहीं गए हम, क्योंकि ये तो हमारे साथ मजाक हो रहा है। अब डर रहे थे, हम डर रहे थे, है ना, इतने बड़े घराने से रिश्ता कैसे हमारी बेटी के लिए आ सकता है। लेकिन फिर 1 महीने के बाद याद आया, फिर कृष्णा सिंह को उन्होंने भेजा और कहे कि आज हम पकड़ के ले जाएंगे आप दोनों को। ठीक है, तो ले गए, और ले जाने के बाद हमको उस दिन पूरी खुशामद हो रही है ना, जो पहले ऐसा नहीं होता था। हमको आज लगता है कुछ गड़बड़ है, सोच कर। फिर धीरे धीरे रिश्ता हाँ, हो गया। तो हाँ, नहीं धीरे धीरे नहीं हो गया, फिर संतोष जी को ही लाके खड़ा कर दिए। अच्छा, मैंने अचानक हाँ। कि देखिए हम आपकी बेटी से और संतोष की हम शादी करना चाह रहे हैं, आपका क्या राय है? तो इन्होंने कहा कि ज्योति जी ने कहा कि मेरी गरीबी के साथ आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कहा नहीं, मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया, और शादी हुई, और बिना तिलक दहेज के शादी हुई। इन्होंने उल्टा पैसा उस समय 2002 में बिना तिलक दहेज के शादी हुई, और जम के मतलब खातिरदारी भी हुई सबकी, है ना। और इतना ही नहीं, हमारे पन्ना जी थे, ठीक है, तो 45,000 रुपया भेजे कि कहीं इंतज़ाम में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पैसा ले जा करके दे दो। हमने कहा कि माफ़ कीजिएगा, फतेहपुर की जनता है ना, और ये फतेहपुर की बेटी है ना, और ये फतेहपुर की बेटी है ना। क्या आशीर्वाद के तौर पर दे रही हैं आज, दे रहे हैं आप? मैं आशीर्वाद के तौर पर यही दे रहा हूँ दीपा को कि जब से ये चुनाव क्षेत्र में अपना ये लेकर के आई हैं, है ना, तो बहुत प्यार हमने देखा। कई दिनों मैं भी क्षेत्र में घुमा, सुदूर इलाका में घुमा, जहाँ हिम्मत नहीं करेगा वो जाने के लिए, शायद आप भी नहीं जाएंगे। ये पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, जिला पार्षद, हाँ रह चुकी है, 5 साल रह चुकी है ना।
दूसरी बात ये सफल नहीं हो पाई। तो इस बार हमने देखा कि जनता का काफ़ी आकर्षण है और ऐसा भी हाँ भावुक भी हो रहे हैं। और ऐसा लगा हमको कि मांझी जी के सांसद बन जाने के बाद और मंत्री बन जाने के बाद दीपा एक माने उनके छूटे हुए कामों को सफलतापूर्वक पूरा करेगी, है ना, और जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा करेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जिस तरह से माँ एकदम कमज़ोर लोगों से लेकर के बड़े लोगों से भी के बीच में रहती है और दोनों को बराबर सम्मान देती है, दोनों को बराबर अवसर देती है ना, कोई परहेज नहीं करती है, अपना दरवाज़ा खुला रखती है, कोई भी कभी भी आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत हो सकती है। मैं दीपा से यही अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से तुम्हारी माँ दूसरी बार विधायक बन करके और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय बनी हुई हैं, है ना, सबके बीच, तुम भी इस तरह से एक उदाहरण पेश करो और इस क्षेत्र की जनता को ये महसूस नहीं होने दो कि मांझी जी चले गए तो सब नष्ट हो गया, है ना, कोई देखने वाला नहीं। यही अपेक्षा दीपा से है। एक माता पिता का आशीर्वाद तो आपको पहले ही मिल गया, तो भगवान तो आशीर्वाद आपको ऐसे ही देंगे। आज जिस तरह से लोगों का प्यार और समर्थन देख करके कैसा लग रहा था? जब रोड शो आप कर रही थी उस दौरान सैकड़ों की संख्या में कहेंगे कि लोग आपको फूलों से जो है वो स्वागत कर रहे थे, तो उस समय कैसा लग रहा था आपको? जी देखिए, वहाँ से जब हम चले तो लोगों का फूल से एकदम ये हो रहा था, बारिश, फूलों की बारिश हो रही थी। 2-3 मंजिला ऊपर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो ऊपर से ये फूल का बारिश कर रही थी, माला कोई ला के दे रहा था। तो ऐसा लगता है जनता का प्यार है और उनको विश्वास है कि हम अगर यहाँ से चुनती है जनता तो हम उनको उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और खरा उतरेंगे ही। हमें भी पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उनका विश्वास है मेरे ऊपर, तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरें, कभी उन सुख दुख में उनके साथ रहें, हमेशा उनके साथ रहेंगे। निश्चित तौर पे सवाल यह है कि विपक्ष ने कहा कि चुनाव जो एनडीए नहीं जीत रहा है इमामगंज सीट पर, लेकिन नाक का बाल है इमामगंज सीट। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके ससुर यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री हैं, उनका यह जो है सीट रहा है, वो यहाँ से विधायक रहे, दूसरा बार थे। अब वो उस कसौटी पर दीपा मांझी कितनी खरी उतरेंगी? देखिए, 9 साल पापा रहे हैं यहाँ, उनको भी जनता मौका दी है। 9 साल का कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं इस क्षेत्र में। 9 साल पहले की बात है कि यहाँ लोग घर से 6 बजे के बाद निकलते नहीं थे, लड़कियाँ रोड पर नहीं चलती थी, कहीं बहुत तरह की बात थी। तो वो तो सबसे पहले यहाँ पापा ख़त्म किए वो भय को इस क्षेत्र से। और एक चीज़ है कि यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं थी। आज एकदम नक्सली क्षेत्र है, जहाँ आदमी जाता नहीं है, वहाँ रोड पक्की रोड है। तो इस तरह की व्यवस्था है। अभी है कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं था, लोगों का कहना था पहले नहीं था एम्बुलेंस, अब मांझी जी आए तो एम्बुलेंस का व्यवस्था हो गया, तो लोगों को थोड़ा ये राहत मिला। किसी को कोई बीमार पड़ गया तो रात में अगर ले जाना, गया रेफ़र कर दिया गया तो गया ले जाना पड़ता, तो वो सुविधा मिली है। और अगर हमें भी वो जिस विश्वास के साथ उनको यहाँ के लोगों ने चुना था और हमें भी वो मौका अगर मिलता है तो हम इनके विश्वासों पर खरा उतरेंगे। जनता से क्या अपील करेंगी? जनता से यही अपील है कि हमें जिस विश्वास के साथ हमें चुनती है तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे, हमेशा उनके साथ सुख दुख में साथ रहेंगे। और हम चाहेंगे कि पापा के जितने वोटों से उन लोगों ने ये यहाँ से जीत दिलवाई थी और तो हम चाहेंगे कि उनसे भी ज़्यादा वोटों से हमें जिताएं, यही अपील है। और 13 तारीख को कड़ाही छाप पर वोट दें और हमें विजयी बनाएं, ताकि इनके हमेशा सेवा में हम तत्पर रहें। बिल्कुल, अधूरे कामों को भी आपको पूरा करना है। जी निश्चित तौर पे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था दीपा मांझी, जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी उनकी बहू हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन उनकी पत्नी हैं, और साथ में उनके माता पिता, खासतौर पर उनकी माँ विधानसभा की सदस्य हैं, यानी हम पार्टी से विधायक हैं, और पिता यानी उनके जो माता पिता हैं उन्होंने भी इन्हें आशीर्वाद के तौर पर दे दिया है। अब जनता पर इन्हें भरोसा है कि 13 तारीख को जो वोटिंग है उसमें साहब को नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं
कि हमारे समधी साहब को परिवारवाद है समधीन को भी बनाए। तो जो लोग बोलते हैं उनको ये पता नहीं है कि हमारे समधी साहब को पता ही नहीं था कि हमारी समधीन को टिकट मिला। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हम पूरा फैन है, अभी भी फैन है। अच्छा। और उन्हें भगवान के रूप में उनको देखती हूँ और उन्होंने ही बुला करके हमें टिकट दिया और हमें विधायक बनाया। लोग ऐसे ही परिवारवाद करते हैं। उनको याद आना चाहिए कि हमको बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ये ज़रूर लोगों को समझना चाहिए। अब बताइए, हम 2010 से 15 में थे विधायक, 15 से 20 में हमने चुनाव नहीं लड़ा और राजद की गठबंधन में हमारी सरकार चली गई। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का गठबंधन हो गया, उसके बाद मैं नहीं लड़ी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें जो परिवारवाद लोग कहते हैं, परिवारवाद करते हैं, तो ये गलत बोलते हैं कि परिवारवाद है। परिवार अगर समाज के काम में सदैव न्यौछावर रह गया जिंदगी भर, उसको परिवारवाद कहते हैं। आज देखिए ना, क्या है, सुरेंद्र यादव जी MP बन गए, उनका बेटा बन रहा है, उसको कोई नहीं कहता है। कुमार सर्वजीत जी, उनके पापा विधायक थे और सांसद बन गए, वो भी विधायक बन गए। क्या और पासवान नहीं था? जिसको जो लोग कहता है कि और भूया नहीं था, उसी तरह और पासवान नहीं था, उनको बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाए। और उनके अंदर काबिलियत थी इसलिए लोग बनाया। इस चीज़ को नहीं लोग समझ रहे हैं और सीधे हमारे मांझी साहब को परिवारवाद का आक्षेप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि 10 से 15 में हमारे भगवान तुल्य माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने हमें ज़मीन से लेकर क्या कहते हैं, एक जंगल से खोज करके, एक जैसे कहता है ना कि कीचड़ में कमल निकाला जाता है, तो कीचड़ से ही कमल जैसा हमको बनाए हैं, वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हमारे समधी को ना दोष दिया जाए और जो लोग दोष देते हैं उनको ये समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।